हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आयनिक मोबिलिटी। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे सेल कांस्टेंट निकालने के बारे में। सेल कांस्टेंट निकालने का क्या मेथड होता है, कभी कभी इस पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग बात देख लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आयनिक मोबिलिटी के साथ। ओके गाइस, जस्ट स्टार्ट। सबसे पहली बात, आयनिक मोबिलिटी क्या है, तो उसके पहले हम बात कर लें। तो आयनिक मोबिलिटी को हम लोग जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं म्यू। आयनिक मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अब बात उठती है व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी। अगर हम लोग टर्म को देखें तो यहाँ पे बात आ रही है, देखो तो जरा क्या आ रहा है, आयनिक आ रहा है, एक वर्ड है, आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये जो टर्म आ रहा है ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं आयन के मोशन से रिलेटेड कोई बात हो रही है। आयन के मोशन से रिलेटेड जब बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बात कंडक्टेंस से जाके जुड़ रही है। और अगर वह बात कंडक्टेंस से जाके जुड़ रही है तो ये टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आ जाता है। अब बात उठता है व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है एक्चुअली। तो हम लोग अगर आयनिक मोबिलिटी का पहले हम लोग फॉर्मूला देखें तो आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक स्पीड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट एक्चुअली आयनिक मोबिलिटी इज। देखो, आयनिक स्पीड की बात हो रही है और वही पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से मैंने आयनिक स्पीड को से डिवाइड किया है, इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट वैल्यू के रिस्पेक्ट में आयनिक स्पीड कितनी जाएगी, दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। तो हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें बच्चों तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कहेंगे आयनिक मोबिलिटी describes the speed of एनी आयन, किसी भी आयन। वो आयन ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए। एनी आयन किसका, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो अपना सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, आयनिक मोबिलिटी डिस्क्राइब्स द स्पीड ऑफ एनी आयन विथ respect to the unit value of potential gradient। potential gradient तो यहां से अगर मैं डेफिनेशन को देखूं तो ये क्या कह रहा है, अपने को स्पीड की बात करनी है। किसकी स्पीड की बात करनी है, तो आयन के स्पीड की बात करनी है। तो अपने किसकी बात करनी है, स्पीड की बात करनी है। किसके स्पीड की बात करनी है बच्चों, आयन के स्पीड की बात करनी है। किसके रिस्पेक्ट में, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी हो, यूनिट वैल्यू, मतलब एक यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में जो आयन का स्पीड होगा। फिर से बोल रहा हूं, एक यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में जो आयंस का स्पीड होगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। इज इट क्लियर, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको एक और तरह से मैं डिफाइन करना चाहूं तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट एक्चुअली स्पीड इज। व्हाट एक्चुअली स्पीड इज, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। अपन कह सकते हैं व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द यूनिट टाइम। तो हम लोग इसको इस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, आयनिक स्पीड, आयनिक मोबिलिटी
describes as the distance traveled by any ion। ऑब्वियस है ये आयन किसका होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का होगा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने जिसका हमको क्या करना है, आयनिक मोबिलिटी निकालना है, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो क्या कहा मैंने कहा आयनिक मोबिलिटी डिस्क्राइब्स एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी आयन, किसका भाई, इलेक्ट्रोलाइट का, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया किसके द्वारा, किसी भी आयंस के द्वारा, वह आयन जो अपने इलेक्ट्रोलाइट में है। ऑब्वियस है इट इज व्हाट, इट इज स्पीड। व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी आयन इन यूनिट टाइम इज व्हाट, इट इज कॉल्ड स्पीड। अब यहां से कंटिन्यू कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द टू यूनिट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यूनिट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में, यूनिट टाइम में, ये भी यूनिट और ये भी यूनिट, तो यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट हो और यूनिट टाइम हो, और उस यूनिट टाइम और यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा आयंस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। तो यहां बात समझ आ रही होगी। तो हमने क्या कहा था, आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक स्पीड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहां पे एक टर्म आ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट भाई? तो कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। किसका? इलेक्ट्रोड्स के बीच का, या फिर जहां से जहां तक आयंस को ट्रेवल्ड करना है उसका लेंथ। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पीडी लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, और पीजी फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम लोग यहाँ पे आयनिक स्पीड पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग रिलेट करें तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग 1 मान रहे हैं, इसको अगर हम लोग 2 माने बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू आयनिक स्पीड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। जहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों लेंथ से, है कि नहीं। तो ये अपना एक वैल्यू हो गया किसका, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया किसका, म्यू का। ये भी अपना एक फॉर्मूला हो गया किसका, म्यू का। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो आपको ऑब्वियस है कि लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि जब तक लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तब तक आप पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते। बिकॉज यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यूनिट लेंथ का, मान लेते हैं यहां से तक जो कोई लेंथ है, मान लेते हैं ये 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ, मान लो ये प्लस है ये माइनस, तो ये 1 यूनिट लेंथ जो है, इस 1 यूनिट लेंथ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा मैंने, यूनिट लेंथ किसके बीच, यूनिट लेंथ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, यूनिट लेंथ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या समझे, व्हाट इज आयनिक स्पीड, और आयनिक स्पीड के बाद व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी, और आयनिक मोबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयनिक स्पीड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट।
और यहां भी कह सकते हैं आयनिक मोबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयनिक स्पीड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द सेपरेशन और लेंथ बिटवीन द व्हाट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट देख लें। यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी, केमिस्ट्री में हम लोग जब भी कोई स्पीड की बात करते हैं, आयनिक स्पीड की बात करते हैं, तो इसकी जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम लोग आयनिक मोबिलिटी कैलकुलेट करते हैं देन आयनिक स्पीड मस्ट बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहली बात। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अपन म्यू इक्वल्स टू कह सकते हैं बच्चों सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होता है वोल्ट, और लेंथ के लिए हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में सेंटीमीटर पे ही हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां बात करेंगे क्या, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर। अरे हो जाएगा, अरे देखो आयनिक स्पीड यहां पे क्या लिख दिया मैंने, देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या कर दिया मैंने वोल्ट, और लेंथ यहां पे मैंने क्या कर दिया सेंटीमीटर। ओके, और ये याद रखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आयनिक स्पीड मस्ट बी इन, बोलो भाई आयनिक स्पीड मस्ट बी इन व्हाट सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा। आयनिक स्पीड, बार बार बोल रहा हूं मैं, आयनिक स्पीड मस्ट बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड लेंथ मस्ट बी इन सेंटीमीटर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इन वोल्ट। इस तरह से आप बात करेंगे। अब अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं एक्सप्रेस करें तो क्या हो सकता है बच्चों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज सेकेंड इनवर्स, एंड दिस इज वोल्ट इनवर्स। ठीक है, तो आपको यूनिट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स, वोल्ट इनवर्स। ठीक है, तो पहले इसको नोट किया जाए फटाफट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। अभी आयनिक स्पीड में थोड़ी बात और करनी है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को रिलेट करेंगे, और एक क्वेश्चन देखेंगे जो एडवांस 2001 में आया था, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, उसको हम देखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। आगे देखते हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं आयनिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करके इसको स्टडी किया जाए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, तो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। इसको याद रखिएगा, जितना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगा, ऑब्वियस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जितनी तेजी से आयंस का मूवमेंट होगा उतनी ही तेजी से करंट का भी फ्लो होगा, और जितनी तेजी से, जितनी आसानी से करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको इक्वल के टर्म में लिखें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू म्यू। तो हम लिख सकते हैं इस कांस्टेंट को कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इक्वल टू एफ डॉट म्यू। ये याद रखने वाली चीज है, वेयर एफ इज इक्वल टू व्हाट, फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज, तुम लोग को पढ़ाया था फैराडेज कांस्टेंट, एफ इज व्हाट, फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको हो सकता है आपको आयनिक मोबिलिटी के रिस्पेक्ट से आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की वैल्यू पूछ दी जाए, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का कंपैरिजन पूछ दिया जाए। और इस तरह का क्वेश्चन 2001 IIT में पूछा गया था। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या था क्वेश्चन। The correct order of the electrolytic conductance
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कौन कौन है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, तीन चीजें हैं। इनका हम लोग क्या कंपेयर करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। हो सकता है इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इसको रिलेट करना है। हो सकता है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात की जाए, हो सकता है यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की बात की जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ले लिया है। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिखा रहेगा या फिर मोलर कंडक्टेंस भी लिखा रहेगा तो उससे फर्क होने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन आया था आपको IIT 2001 में, ठीक है। अब सोचो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, कैसे बात कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं, तो ध्यान सुना जाए। सबसे पहली बात तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो देखो आयनिक मोबिलिटी पे। और आयनिक मोबिलिटी के बारे में बता दूं एक और फैक्टर, आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या कहा मैंने, आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। आयन किसका होगा, ऑब्वियस इलेक्ट्रोलाइट का होगा, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, उसके साइज का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियस है, जितनी बड़ी साइज हो जाएगी आयंस की, उसका जो ट्रैवल होगा उतना मुश्किल हो जाता है, उसका जो मूवमेंट होगा उतना मुश्किल हो जाएगा। हायर द साइज लोअर विल बी द आयनिक मोबिलिटी, और लोअर विल बी द आयनिक मोबिलिटी मींस लोअर विल बी द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अपन क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग आयंस के साइज पे बात कर लेंगे। According to the size of ion, we can compare the ionic mobility, and also we can relate ionic mobility to electrolytic conductance and can find the final result. तो क्या कर सकते हैं, देखो जरा इसको। तो हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ आयंस। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, तो इस तीनों में सबसे पहले एक बात तो देख लो, क्लोराइड यानी कि Cl आयन जो है वो कॉमन है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जो डिपेंडेंसी होगी वो सीधे तौर पे केटायंस पे चली जाएगी, क्योंकि अरे भाई सारे के एनायंस तो सेम है। अब सारे के एनायंस सेम हैं तो इन सब के कारण रिजल्ट तो सेम होने वाला है, लेकिन केटायंस क्या है, अलग अलग तरह के हैं। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साइज पे। अब बात करते हैं साइज वाली, क्या बात है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग साइज देखें, आयनिक साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियस है आयनिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो आपने आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा होगा कि लिथियम क्या होता है, अगर हम लोग देखें पीरियोडिक टेबल में, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना, ये अपना क्या है, फर्स्ट ग्रुप में है। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज क्या होता है बच्चों, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे वैसे वैसे साइज अगर इंक्रीज कर जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं क्या, आयनिक रेडियस, अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करें जो कि सारे क्या है, मोनोकैटायनिक है, सारे के ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, साइज क्या हो जाएगा, लिथियम की साइज सबसे छोटी, लिथियम प्लस आयन की। उसके बाद आ जाएगा कौन सी साइज बच्चों, सोडियम प्लस आयन की साइज हो जाएगी। और आफ्टर दैट के प्लस, यानी के प्लस का जो साइज होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग आंसर करें तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं म्यू क्या हो जाएगा, म्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरह का हो जाएगा। अगर म्यू का ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा तो लैम्डा इक्विवेलेंट का ऑर्डर किस तरह से हो जाएगा, तो लैम्डा इक्विवेलेंट का ऑर्डर किस तरह से, वो भी इस तरह से हो जाएगा। अरे बोलो, तो आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए लिथियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देगा। उसके बाद क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद कौन देगा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मैंने कहा कि साइज ऑफ आयंस के हिसाब से हम लोग आयनिक मोबिलिटी को रिलेट करते हैं,
लेकिन अगर साइज ऑफ आयन से मैंने आयनिक मोबिलिटी को रिलेट किया तो जो ऑर्डर आना चाहिए वो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर नहीं है। जो ऑर्डर मेरा एक्सपेरिमेंटल आ रहा है वो इसके अपोजिट आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि जिस बात पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो बात तुम्हारा लॉजिकल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले लोगों ने सोचा आखिर प्रॉब्लम कहां है, तो सोचा उन्होंने कि भाई जो आयनिक रेडियस आपने निकाले हैं वो किस पे निकाले हैं। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या सॉल्यूशन में है या फिर ये जो आयनिक रेडियस है ये आइसोलेटेड आयंस का है, यानी गैसियस आयंस का है। तुमने ये जो कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियस किया है, व्हाट इज दैट? दिस इज फॉर आइसोलेटेड केटायन, दिस इज फॉर आइसोलेटेड गैसियस आयंस। तो हमने कहा कि ये जो आयनिक रेडियस आपने निकाला ये कब सही है? जब क्या हो? आइसोलेटेड आयन हो। क्या हो? आइसोलेटेड, या फिर कह सकते हैं क्या, गैसियस आयन हो। ये जो ऑर्डर सही है, लेकिन कब बच्चों? जब आयन कैसा हो? गैसियस। तो लोगों ने सोचा ऑब्वियस अगर गैसियस आयंस के लिए अगर ये बात सही है, लेकिन यहां पे तो अपना लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड वो सब क्या है? वाटर में है, सॉल्वेंट में है, सॉल्वेटेड फॉर्म में है, डिसॉल्व्ड स्टेट में है। तो क्या ऑर्डर इस तरह से लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब उसको आयंस को हम लोग हाइड्रेट कर देते हैं, फॉर हाइड्रेटेड आयन, फॉर हाइड्रेटेड आयन, याद रखिएगा हाइड्रेटेड आयन में क्या होता है? सीन उल्टा हो जाता है। सीन उल्टा क्या हो जाता है? जिस गैसियस आयन का साइज जितना छोटा होगा उसको जैसे ही हम लोग वाटर में डालेंगे और जैसे वो हाइड्रेटेड आयन के फॉर्म में आएगा उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे हम बात करें कि जो जितना छोटा केटायन होगा, और ये मान लेते हैं कोई एक बड़ा केटायन है, तो अभी तो अगर गैसियस फेज में देखें तो ये केटायन तुम्हारा छोटा है और ये केटायन बड़ा है, लेकिन जैसे इसको हम लोग हाइड्रेटेड फॉर्म में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो हाइड्रेटेड फॉर्म में जैसे हम ले जाएंगे तो ये तो जो छोटा वाला है और ये अपना जो बड़ा वाला है, जैसे इसको डिसॉल्व स्टेट में लेके जाइएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसकी साइज जो होगी डिसॉल्व्ड वाटर में जो होगी, वो वाटर के अंदर जैसे जाता है इसकी साइज क्या होती है? बड़ी हो जाती है। जबकि इस विथ कंपैरिजन तो इसके हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाने के कारण, चूंकि आयनिक साइज क्या है आपका? छोटा है, तो चूंकि आयनिक चार्ज छोटा है तो पॉजिटिव का डोमिनेंस ज्यादा हो जाता है, यानी कि इसका जो पॉजिटिव का जो इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल वाटर जो है, जो डायपोल है एक, उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर वाटर का लेयरिंग ज्यादा हो जाता है। और वाटर के लेयरिंग ज्यादा हो जाने से जो अब साइज है ये हैवी हो गया, बल्की हो गया। तो जो आयन जितना छोटा था वह बाहर के वाटर को उतना ही ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा बाइंड अप करेगा, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर लेयर बन जाएगा, जिसके कारण ये ज्यादा बल्की हो जाएगा और साइज भी इसकी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इट विल हैव ग्रेटर साइज। तो अगर हम देख रहे हैं कि जो आयन जितना ज्यादा छोटा है उसका हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड आयंस उतना ही बड़ा साइज, उतना ही बल्कियर साइज का हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं अब इसका जो मूवमेंट होगा ये डिफिकल्टी के साथ होगा, जबकि ये डिफिकल्टी के साथ नहीं होगा। इसका मतलब इसका मोबिलिटी कम हो जाएगा, इसका मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। अगर आयनिक मोबिलिटी इसका कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कुछ भी होगा वो सब कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, सो दैट हम लोग कह सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? जिसका साइज छोटा उसका क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट कम। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अपना लिथियम का जो साइज था वो सबसे छोटा था। अगर लिथियम का साइज, लिथियम केटायन का साइज सबसे छोटा है तो लिथियम केटायन हाइड्रेटेड फॉर्म में उतना ही बड़ा आयंस होगा, उतना ही बल्कियर आयन होगा, जिसका मूवमेंट उतना ही डिफिकल्टी के साथ होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। सो द ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड। तो हम लोग कह सकते हैं द ऑर्डर विल बी रिवर्स, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो सबसे आगे चले जाएंगे कौन? सबसे पीछे चले जाएंगे कौन? लिथियम क्लोराइड। उसके आगे कौन चला जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और उसके आगे कौन चला जाएगा?
उसका आगे चला जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का जो आयनिक मोबिलिटी होगा हाइड्रेटेड फॉर्म में सबसे ज्यादा होगा और इसलिए उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी सबसे ज्यादा होगा। तो देखो भाई, जेईई में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होता है। वो जितने भी क्वेश्चन क्या होते हैं, वो सारे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म पे काम करते हैं। IIT never ask difficult question, it always ask different question. You must have a different approach to think on a given topic, on a given subject, on a given things. तो आपको एक अलग अप्रोच से के साथ सोचना था। छोटी सी बात थी लेकिन उसमें एक बड़ी बात छुपी हुई थी। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आयनिक मोबिलिटी क्या है? तो आयनिक मोबिलिटी सबसे पहले देखा, आयनिक मोबिलिटी का क्या कहता है रिलेशन किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के साथ क्या है, और फिर आयनिक मोबिलिटी का साइज के साथ क्या रिलेशन है, और साइज ये रहा आयंस का किसके फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। और अगर इसी को मैं हाइड्रेटेड फॉर्म में कह दूं ये गैसियस फॉर्म में रिलेशन है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा, साइज ऑफ आयन जितना बड़ा होगा, उसका आयनिक मोबिलिटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कब, ये जो गैस, ये कौन से साइज की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आयनिक रेडियस की, आयनिक रेडियस इन गैसियस फेज, आयनिक रेडियस इन गैसियस फेज। तो होता क्या है, साइज उतना ही कम हो जाएगा। तो आयनिक रेडियस हम लोग जो बात करते हैं वो गैस के फॉर्म में लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोगों को म्यू को कंपेयर करना हो तो सबसे पहले कहां जाएंगे, साइज के पास जाएंगे। जिसका साइज जितना कम हो जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, जिसका साइज जितना कम हो जाएगा उसका हाइड्रेटेड फॉर्म में उसका साइज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और हाइड्रेटेड फॉर्म में साइज अगर ज्यादा हो जाएगा तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर डायरेक्ट अगर इसको बोलें तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये बात सही है, लेकिन साइज ऑफ क्या हो जाएगा, आयंस इन गैस है तब क्या होगा, इन गैस है तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना भाई। अरे भाई ये गैस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। तो हम लोग अगर इसको हम लोग फ्रेश रिलेशन लिखें तो क्या कह सकते हैं कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। कब, जब साइज को आप गैसियस फॉर्म में ले रहे हो, क्योंकि साइज गैसियस फॉर्म में जिसका जितना बड़ा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपको साइज दे दिया गया है किसमें, हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में, तब ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात भी याद रखेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। देखो भाई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर साइज गैस के गैसियस आयंस का दिया हुआ है तो गैसियस आयंस के फॉर्म में तुमको साइज दिया हुआ है तो उसका म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर बोल दिया नहीं भाई हाइड्रेटेड फॉर्म में ही इस आयंस का साइज सबसे बड़ा है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में जिस आयन का साइज जितना बड़ा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। सो सिंपल। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के लिए याद रखिएगा, इस रिलेशन को क्या हो रहा है यहां पे, खत्म करेंगे। क्यों, क्योंकि गैस के लिए हम लोगों ने ये बात सोची थी जो कि क्या हो गई है, गलत हो गई। तो रियल अप्रोच क्या हो गया, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज फॉर द गैसियस आयंस और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज फॉर द हाइड्रेटेड आयंस। ठीक है बच्चों, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको दो रिजल्ट याद रखना है, एक तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, पहला रिजल्ट ये याद रखिएगा और दूसरा रिजल्ट ये याद रखिएगा। उस रिजल्ट को याद रखने से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और इस रिजल्ट को याद रखिएगा तो आपके दिमाग में एक कंक्लूजन, एक रीजनिंग आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा। भाई ये गैस सर लिखे हैं तो यानी कि गैसियस आयंस जिसका जितना छोटा उसको पानी में डालेंगे तो उतना बड़ा हो जाएगा। और अगर हाइड्रेटेड ही दे दिया है तब तो बल्ले बल्ले भैया। अगर हाइड्रेटेड दे दिया है तो जिसका साइज जितना बड़ा उसका आयनिक मोबिलिटी उतना कम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतना कम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उतना कम, मोलर कंडक्टेंस उतना ही कम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आयनिक मोबिलिटी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। पहले इसको फटाफट लिखा जाए। तो हम लोग देखें अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। हम लोग देखें ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है। सबसे पहले देख लें ट्रांसपोर्ट नंबर को हम लोग किस और नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर को आपको कहीं कहीं पे आयन ट्रांसपोर्ट नंबर भी लिखा रहता है, आयन ट्रांसपोर्ट नंबर लिखा रहता है, या फिर इसको हम लोग
ट्रांसफेरेंस नंबर भी कहते हैं, ट्रांसफेरेंस नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक ट्रांसपोर्ट नंबर। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? आयन ट्रांसपोर्ट नंबर, और यहां पे ट्रांसफेरेंस नंबर। अब एक वर्ड यहां पे आ रहा है आयन ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि जो भी बातें की जाएगी वो किसके लिए की जाएगी? आयंस के लिए की जाती है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर इज डिफाइंड फॉर आयन। अब बात उठता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर है क्या? तो हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर is described as the fraction of current carried by cation या फिर anion of the electrolyte, तो इलेक्ट्रोलाइट के केटायन और एनायन जो भी हो, आइदर केटायन या एनायन या कोई भी आयन जितना फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं, मान लो तो ट्रांसपोर्ट नंबर अगर हमें टी से रिप्रेजेंट करें तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट आइदर फॉर केटायन। अगर फॉर केटायन कहें तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है टी, और ये हो गया प्लस। तो टी प्लस का मतलब हो जाता है बच्चों ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर द केटायन। और मैं लिख दूं अगर फॉर एनायन तो ट्रांसपोर्ट नंबर को सिंबलाइज किया जाता है टी माइनस के साथ। ठीक है, तो दिस इज टी प्लस, this is transport number for the cation and this is T minus transport number for the anion। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर द केटायन विल बी इक्वल टू द करंट कैरिड बाय केटायन। अब बाय क्या हो जाएगा? टोटल करंट, है कि नहीं? अरे बोलो, टोटल करंट हो जाएगा ना भाई, क्योंकि टोटल करंट के रिस्पेक्ट में केटायन जो है, एक जो केटायन है वो कितना करंट लेके भागा, तो टोटल में से कितना करंट लेके वो भागा अगर वो निकालो, दैट विल बी, इसका मतलब वो कितना फ्रैक्शन करंट लेके वो भाग रहा है। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो कितना परसेंटेज करंट लेके भाग जाएगा वो। तो कितना कोई भी केटायन कितना करंट लेके कैरी ऑन में है, कितना करंट लेके वो मूव कर रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ द करंट carried by the cation is called the transport number for the cation। In the same way अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द एनायन की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई बोलो? तो करंट कैरीड बाय एनायन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल करंट, है कि नहीं? कह सकते हैं भाई एक एनायन कितना करंट लेके जा रहा है और टोटल कितना करंट आप दे रहे हो, उसे डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय द एनायन। मल्टीप्लाई 100 कर दें तो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ द करंट कैरिड बाय द केटायन और एनायन, है कि नहीं? अगर हम लोग इस दोनों को देखें तो यहां से हम बात करें, बिकॉज दोनों फ्रैक्शन के को रिलेट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं टी प्लस प्लस टी माइनस विल बी इक्वल टू 1। फ्रैक्शन है, जैसे अगर परसेंटेज होता तो कोई मिलाकर 100 कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग फ्रैक्शन है तो मिला कितने कर देंगे? 1 के बराबर। और तुम इसको करंट को हम लोग देख सकते हैं, करंट कैरिड बाय केटायन और करंट कैरिड बाय एनायन इज इक्वल टू टोटल करंट। करंट कैरिड बाय केटायन और करंट कैरिड बाय एनायन इज कॉल्ड टोटल करंट। अगर मैं दोनों को जोड़ करके इक्वेट करूं तो ये 1 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो कि करंट से रिलेट हो रहा है, करंट कैरिड से रिलेट हो रहा है, यानी कि यहां भी कहां बात आ रही है? कंडक्टेंस से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम लोग यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कंडक्टेंस से जोड़ सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर द केटायन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ द केटायन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन बाय टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। उसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं क्या?
ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। तो अगर फिर से इस दोनों को जोड़ दिया जाए T प्लस और T माइनस को, देखो फिर से 1 आ जाना है। अरे बोलो भाई, समझ रहे हो ना। इसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं क्या, अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट नंबर को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेट कर सकते हैं तो हम लोग इसको आयनिक मोबिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था आयनिक मोबिलिटी से रिलेट किया था लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आयनिक मोबिलिटी, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, सो दैट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी प्लस मींस आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन by ionic mobility of cation plus ionic mobility of anion. In the same way हम लोग क्या कह सकते हैं, transport number of anion is equal to ionic mobility of anion by ionic mobility of cation plus ionic mobility of anion. समझ आ रही बच्चों। तो what is transport number? The transport number is the fraction of the current carried by the ion. आयन के कारण या आयन के द्वारा जितना फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरी किया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। तो अपने को क्या है, इसको हम लोग कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर तुम्हें करंट दे दिया गया हो तो टोटल करंट से डिवाइड कर दो, अगर आपको कंडक्टेंस दे दिया गया हो तो टोटल कंडक्टेंस से डिवाइड कर दो, अगर आपको आयनिक मोबिलिटी दे दी गई है तो टोटल आयनिक मोबिलिटी से डिवाइड कर दो। तो हम लोग क्या देख लिए हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर को करंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फटाफट इसको लिखा जाए। अगर स्टेटमेंट वाइज कोई क्वेश्चन आए कि जी स्ट्रिक्स की वैल्यू अपने कैसे निकाल सकते हैं, जी स्ट्रिक्स की वैल्यू मीन सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आपके पास दो अप्रोच है। या तो आप L अपॉन ए कर निकाल सकते हैं या फिर आप K इंटू के बराबर G इंटू जी स्ट्रिक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मीन्स जी स्ट्रिक्स निकालने का आपके पास दो तरीका है। या तो आप क्या कर सकते हो, जी स्ट्रिक्स डायरेक्ट लिख सकते हो L अपॉन ए, जहां पे L क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जिसके बारे में बात कर चुका हूं जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मैंने पढ़ाया था। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, तुम लोग को मैंने पढ़ाया था K इज इक्वल टू G इंटू जी स्ट्रिक्स। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से भी जी स्ट्रिक्स निकाल सकते हैं K अपॉन जी करके, K अपॉन जी। हम लोग जानते क्या हैं, चूंकि 1 अपॉन जी इज इक्वल टू आर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको क्या, इट इज ऑल्सो इक्वल टू के इंटू आर। तो अपने पास इस तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जी स्ट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जी स्ट्रिक्स वैल्यू एल अपॉन ए, के अपॉन जी या फिर के इंटू आर, ये तीन तरीका है। इस तीन तरीके में हम लोग कौन से मेथड को रिलायबल मानते हैं और कौन से मेथड को रिलायबल नहीं मानते हैं। तो ध्यान देंगे, L अपॉन ए को हम लोग रिलायबल नहीं मानते हैं, इट इज नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं होता है, एंड इनकन्वीनियंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो L अपॉन ए करके अगर जी स्ट्रिक्स की डाटा आप निकालते हो, अगर आप मान लेते हैं कोई दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड ले लिए हैं बच्चों, और उस दो इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन आपको दे दिया है कि सेपरेशन जो है वो L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका आपको दे दिया गया है A है। ये मान लो आपको प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो अगर आपको L और A की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दी गई हो तो L अपॉन ए कर हम लोग जी स्ट्रिक्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे आने वाला डेटा रिलायबल और इनकन्वीनियंट, नॉट रिलायबल और इनकन्वीनियंट होता है। अगर हम लोग को जी स्ट्रिक्स निकालना है तो बेस्ट मेथड इज के अपॉन जी करें या फिर के इंटू आर करें। तो हम लोग यहां पे क्या सीखे, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, the value of cell constant G strix is not determined by the value or
डायमेंशन ऑफ L length between the separation of the electrodes and A cross section area of the electrode, because it is unreliable and inconvenient, so that for this we use G strict is equals to K upon G और K into R। इसको याद रखिएगा, हम लोग L अपॉन A कर कभी भी G स्ट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये डेटा रिलायबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं होगा। तो हम लोग जब भी G स्ट्रिक्स निकालेंगे तो या तो K अपॉन G करेंगे या फिर K इंटू R करेंगे। ठीक है बच्चों, लिखें इसको। आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग कंडक्टेंस निकालते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अगर अपने को निकालना है तो हम लोग जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, इट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। तो व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड के मदद से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो थोड़ा अरेंजमेंट देखा जाए। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, डिटेक्टर जिसको कह सकते हो। यहां पे एक ऑसिलेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये एक रियोस्टेट है जिसका वेरिएबल रेसिस्टर इसको कह सकते हो तुम, इसका रेसिस्टेंस R1 है। और ये एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका रेसिस्टेंस हम R2 माने हुए हैं। और ये डिटेक्टर है, और ये एक रेसिस्टेंस है जिसका हम लोग वैल्यू R3 माने हुए हैं। और ये एक रेसिस्टेंस है, इसको R3 कर लो, इसको R4 मान लेते हैं। और ये हुआ ऑसिलेटर, मैं लिख देता हूं। This is rheostat, this is detector। डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्टर इज जस्ट लाइक गैल्वेनोमीटर, एक तरह गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान सकते हैं, करंट के बारे में जान सकते हैं, उसके डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड को हम जान सकते हैं गैल्वेनोमीटर की मदद से। तो गैल्वेनोमीटर के मदद से हम लोग क्या जान सकते हैं? करंट का इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाता है। करंट रीडिंग, करंट की रीडिंग और डायरेक्शन हम लोग को पता चलता है। ठीक है, और ये हो गया रेसिस्टेंस 4, ये रेसिस्टेंस 3, और ये रहा अपना ऑसिलेटर। ऑसिलेटर इसका काम क्या है? इट इज एसी प्रोड्यूसर। एसी प्रोड्यूसर एसी करंट प्रोड्यूस करता है जिसका फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज से लेकर 5000 हर्ट्ज तक हो सकता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? ये हो गया अपना कंडक्टिविटी सेल, वो भी लिख दूं, कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, ये कंडक्टिविटी सेल है। तो कहते क्या है, पहले समझा दो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है। ध्यान देखें, कंडक्टिविटी सेल के बारे में बात कर लो थोड़ा, फिर चलता हूं वहां पे। कंडक्टिविटी सेल क्या है? कंडक्टिविटी सेल एक ऐसा एपरेटस है जिसमें हम लोग
उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को रख सकते हैं जिसका कंडक्टेंस अपने को निकालना है। यहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे जो प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स होंगे, और इसको हम लोग, ये टर्मिनल मैंने बाहर निकाला है, तो यहां पे ये क्या है, दिस इज प्लैटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो प्लेटिनाइज्ड हैं, प्लैटिनम ब्लैक का कवरिंग होता है इसके ऊपर, प्लैटिनम ब्लैक की कवरिंग होती है, और जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आपको कंडक्टेंस निकालना है उसे हम लोग यहां पे फिल कर देते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आपको निकालना है बच्चों, पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल में प्लेस करेंगे। कंडक्टिविटी सेल क्या हो गया, कंडक्टिविटी सेल एक ऐसा डिवाइस हो गया जिसमें 2 प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, हम लोग जिस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग इसमें इंड कर देते हैं, और उसके बाद ये जो 2 टर्मिनल हैं, इसी 2 टर्मिनल को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये यहाँ पे जुड़ जाता है। इसी 2 टर्मिनल को हम लोग यहां पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, अब यह जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो इसमें रखा हुआ था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो तुमने यहां पे रखा था जिसका कंडक्टेंस तुम्हें निकालना था, उस सॉल्यूशन को आपने क्या कर दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो चुका है, अब मुझे जिस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालना था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज के एक आर्म से कनेक्ट कर दिया। तो कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल क्या हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल इसको क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक आर्म बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम लोग उस सॉल्यूशन को रखते हैं जिस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस आपको निकालना होता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग अप्लाई कब करते हैं, नियम को लगाते कब है, कहते हैं, मैंने बताया था ये एक डिटेक्टर है जो एक तरह का गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें आपको करंट की रीडिंग मिल जाती है और करंट का डायरेक्शन भी मिल जाता है। तो अपने को रीडिंग से मतलब है, तो कहते हैं जब इस डिटेक्टर के द्वारा जो रीडिंग हो उसमें क्या हो, कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो, कोई भी करंट जब इससे पास ना कर रहा हो, व्हेन देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट, व्हेन नो करंट रीडिंग फ्रॉम डिटेक्टर, जब डिटेक्टर ये बोल रहा हो कि भाई यहां पे कोई करंट पास नहीं कर रहा है, और ऑसिलेटर जो एसी प्रोड्यूसर है उसका फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज के बीच है, देन आप यहां पे एक इक्वेशन लगा सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये आप लगा सकते हैं। मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 का एक्सप्रेशन आप तब लगा सकते हैं जब यह डिटेक्टर ये बोल रहा हो देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट, दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, तो आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। अब यह रियोस्टेट है, अब इस रियोस्टेट की वैल्यू आपको पता होगी, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको पहले से पता होगी, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू भी आपको पहले से पता होगी, बस यहां पे जो आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है इसका रेसिस्टेंस आपको पता नहीं होगा। मींस आपको R2 की वैल्यू पता नहीं होगी, R1, R3 और R4 की वैल्यू आपको पता होगी। तो अगर आपको R3, R4 और R1 की वैल्यू पता है तो आप यहां से R2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर R2 निकल गया तो व्हाट इज दिस, एक्चुअली दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपको क्या मिल चुका है, रेसिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आपको क्या मिल चुका है, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस मिल चुका है, तो आप कंडक्टेंस तो निकाल ही सकते हो ना। तो कंडक्टेंस मींस लैम्डा, तो किसी भी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा कह सकते हैं। तो हम लोग को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, दिस कुड बी 1/R2। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस।
तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। बस यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग उसके लिए कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करेंगे। उस कंडक्टिविटी सेल में उस सॉल्यूशन को रखेंगे जिसका कंडक्टेंस आपको निकालना है। उस कंडक्टिविटी सेल में 2 प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज के एक आर्म से कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम लोग डिटेक्टर को रीड करते हैं। डिटेक्टर का रीडिंग जब नो करंट का होगा तो हम लोग R1/R2 = R3/R4 का इक्वेशन लगाते हैं। R3, R4, R1 आपको पहले से पता होता है तो R2 का एक्सप्रेशन यहां से निकाल लेते हैं। ये R2 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस निकालने में मदद करता है। कैसे? 1/R2 करके, क्योंकि ये R2 क्या है, ये उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या है, रेसिस्टेंस है जिसका कंडक्टेंस आपको निकालना है और रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही कंडक्टेंस कहलाता है। तो आपने देखा कि हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस तरह से निकालते हैं, किस कंडीशन पे निकालते हैं। दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर व्हाई वी यूज्ड एसी करंट। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज एसी करंट, Why we use AC करंट। आखिर AC करंट को यूज करने की क्या आवश्यकता है? What is the use of AC करंट? तो कहते हैं जनरली जब भी हम लोग कोई भी केमिकल प्रोसेस करते हैं, खास करके इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं और डीसी करंट के कारण इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण केमिकल रिएक्शन होने लगता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जो भी आप यहां पे आप सॉल्यूशन लोगे वह प्रोडक्ट बनाने लगेगा, वह अपना कोई ना कोई कैथोड या कोई ना कोई एनोड पे कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने लगेगा जिससे कि कंडक्टेंस की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। एसी करंट को लेने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप लेंगे उसमें किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रोलाइसिस, कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एसी करंट? तो कहते हैं डीसी करंट, डीसी काउजेस क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। डीसी क्या काउज कर सकता है? डीसी काउजेस इलेक्ट्रोलाइसिस। और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया इसका मतलब केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, दैट इज केमिकल रिएक्शन। और अगर केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, केमिकल डिकम्पोजिशन शुरू हो गया, तो आप जो यहां पे सॉल्यूशन लेंगे उस सॉल्यूशन का पूरा कंसंट्रेशन चेंज होने लगेगा, पूरी की पूरी उसका नेचर चेंज होने लगेगी। इसीलिए हम लोग डीसी करंट को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो डीसी करंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि डीसी करंट का इस्तेमाल करने से जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे उसमें केमिकल चेंजेस होने लगेंगे। तो हम लोग केमिकल चेंज ना हो उसके लिए हम लोग एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एसी करंट व्हाइल यूजिंग कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? To avoid the process of electrolysis, that is to avoid the process of chemical change, we use AC current। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा, जो सबसे पहली बात सीखी दैट वाज आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी तुम लोग को मैंने समझा दिया। आयनिक मोबिलिटी क्या था? आयनिक स्पीड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो था। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द लेंथ। उसके बाद हम लोगों ने जो बातें की वो हम लोग चले गए ट्रांसपोर्ट नंबर पे। ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली डिस्क्राइब्स द फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय द कैटायन और एनायन, और उसको हम लोगों ने कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोगों ने आयनिक मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोगों ने करंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया। उसके बाद हम लोग चले गए सीधे, हम लोग आ गए किसके बारे में? सेल कांस्टेंट के बारे में मैंने बात की, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में मैंने बात की। ठीक है। आयनिक मोबिलिटी में एक बड़ा जबरदस्त बात था जो आपको याद रखने वाली चीज थी कि आयनिक मोबिलिटी में आप ध्यान रखेंगे साइज ऑफ आयंस का जो फैक्टर था वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज तो होता ही है आयनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो होता ही है, लेकिन जैसे वो हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाएगा, हाइड्रेटेड आयंस हो जाएंगे, तो हाइड्रेटेड आयंस में जाने के बाद साइज में क्या होता है? चेंज आ जाता है। तो उस फैक्टर को याद रखिएगा। तो इसमें 2-3 बातें थी जो क्रूशियली याद रखने वाली बातें हैं, जिसको आपको एट ए टाइम सोचना आपके लिए मुश्किल है। जब आपको पेपर आएगा जेईई को, जब बैठोगे या फिर नीट का जब पेपर में आप देने बैठोगे, तो एट ए टाइम ये सोचना मुश्किल होता है। पहले से आप फ्रेम करके रखोगे व्हाट यू हैव टू थिंक और हाउ यू हैव टू थिंक, तो ही आप उसको क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग रखते हैं इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास होगी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का लास्ट क्लास होगा। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।